जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। वास्तव में आप एसएससी जीडी में वर्दी पाना चाहते हैं तो आज का यह जो क्लास है आपके सीधे एग्जाम में आएगा। आपको पहले क्लियर कर दें, आपके एग्जाम में जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूछा जाता है। सभी से 20-20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पहला है जो कि आपका रीजनिंग से ले लिया गया है। हम आपको इस वीडियो में रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी सभी को कवर करने वाले हैं। तो रीजनिंग में आज का आपका पहला प्रश्न है, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर लुप्त है, इसके आगे वाला संख्या आपका क्या होगा। जैसे में यहाँ पर एक ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में, ऐसे तो सिंपल लेवल का सवाल है, लेकिन ये आपके एसएससी जीडी में बार बार ऐसा ऐसा प्रश्न रिपीट हो रहा है। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में पूछा गया सवाल है, 2019 में भी ये वाला सवाल रिपीट हुआ था, 2025 में ये वाला सवाल रिपीट हुआ था। हर साल ऐसा एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो यह सवाल है वह रिपीट 3 बार हुआ है। लेकिन इसी तरह आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, एक सवाल यहां से भी रहता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा, 11 से 13 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, यहां से फिर 2 बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है कि 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले 11 देखते हैं। तो 11 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है जो संख्या एक और अपने आप से कटे। तो 11 संख्या जो है एक और अपने आप से कटता है, उसके बाद 13, उसके बाद कितना आएगा 13, उसके बाद कितना आएगा 17, 11 के बाद एक बैग 13 आएगा, 13 के बाद फिर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 के बाद कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 के बाद कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 23 के बाद अभाज्य संख्या। आप लोग समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या जो संख्या एक और अपने आप से कटे वही वाला संख्या को यहाँ पर दिया हुआ है। 11 के बाद 13 भाज्य संख्या होगा, 13 के बाद 17 भाज्य संख्या होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 29 होगा, और 29 के बाद 30 नहीं होगा, कितना होगा 31 होगा। 30 अभाज्य संख्या नहीं ना है, 30 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 6 से, लेकिन 29 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा वह कितना आएगा 31 आएगा। आशा करते हैं यह वाला आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया हुआ है जो संख्या एक और अपने आप से कटता है। जैसे में 11 है, 11 के बाद कितना अभाज्य संख्या आता है 13 आता है, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 होता है, 17 के बाद अभाज्य संख्या 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, और 29 के बाद कितना होगा 31 होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है और आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा भी जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए, क्योंकि 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है तो सीधे यह पेपर में प्रश्न आएगा। अगला नंबर सवाल है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड मतलब यहाँ पर कौन कौन से रिलेट कर रहा है। जैसे में संबंधित शब्द का चयन करना, संबंधित शब्द का चयन करना। जैसे में आप देख सकते हैं, मनुष्य का जीवनी से संबंध है। मनुष्य का किससे संबंध है, जीवनी से संबंध है। मनुष्य का संबंध किससे, जीवनी से। मनुष्य का संबंध किससे, जीवनी से। मतलब मनुष्य जीवन लिखता है, मनुष्य जीवनी लिखता है, तो राष्ट्र क्या लिखता है, राष्ट्र अपने देश के लिए इतिहास लिख देता है। कोई भी देश अपने लिए इतिहास लिख देता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मनुष्य जीवनी लिखता है तो राष्ट्र क्या लिखता है, इतिहास लिखता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो रीजनिंग वाला प्रश्न रहता है थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन रहता है, जो आपके दिमाग का यूज करना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, अरेंज द फ्लोइंग इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ये 5 आपको सजाने के क्रम में दिया है। जैसे 5 आपको सजाना है, किस क्रम में सबसे पहले समझेगा, बताइए। सबसे पहले रिजल्ट आ जाएगा नहीं ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे पहले एडमिशन होता है। सभी को पता है सबसे पहले स्कूल में क्या होता है, एडमिशन होता है। तो पहले आपका 4 नंबर वाला हो जाएगा, पहले आपका 4 नंबर वाला, पहले एडमिशन होगा, उसके बाद एग्जाम डायरेक्ट होगा नहीं ना, स्टडी होगा यानी पढ़ाई होगा। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। स्टडी के बाद फिर क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो 2 नंबर वाला आ जाएगा फिर है, ठीक है। और एग्जाम के बाद क्या आ जाएगा,
रिजल्ट आ जाएगा 1 नंबर वाला आ जाएगा, और रिजल्ट आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। ये 5 देखिए, ये वाला आप यहीं पर देखिए, सबसे पहले तो एडमिशन करवाएँगे तो 4 नंबर आगे लिखेंगे, जैसे में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 4। उसके बाद स्टडी करेंगे, एडमिशन के बाद स्टडी करेंगे तो 3 नंबर, फिर एग्जाम करेंगे तो 2 नंबर, फिर रिजल्ट आएगा तो 1 नंबर, और फिर जॉब लगेगा तो 5 नंबर। ए वाला ऑप्शन देखिए तो एकदम सेम टू सेम वही वाला है जो हम आपको बताएं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, आपको भले लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो कोई भी टफ नहीं है। आपको समझ में नहीं है, सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन होता है, यानी 4 नंबर पहले होगा। उसके बाद एडमिशन के बाद क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, नहीं ना। पढ़ाई करेंगे तो स्टडी करेंगे 3, और 3 का स्टडी करने के बाद क्या होता है, एग्जाम होता है, बिल्कुल से 2 नंबर, और एग्जाम जब कर दिए तो रिजल्ट हो जाएगा तो 1 नंबर, रिजल्ट जब दे दिए तो जॉब भी लग जाएगा 5 नंबर। ये आपका इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करें, अगला नंबर सवाल आपका जीके से, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। जीके का जो प्रश्न है बाबू, वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। सवाल आपका कह रहा है, सतरिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। एकदम पॉपुलर सवाल है, सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता होना चाहिए, एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये जो सवाल है मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मैं कहूंगा साथियों, आप इस सवाल पर अच्छे से जोड़ दीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए, ठीक है ना। चलिए, सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है, एकदम पॉपुलर सवाल है, ठीक है ना। तो सतरिया आपका असम का हो जाता है, कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, असम का हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम पॉपुलर है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या होता है, तो कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है, कुचिपुड़ी होता है, याद रखिएगा क्या होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है, ठीक है। एकदम पॉपुलर सवाल है, सीधे आपके एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। कुची आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। असम का सतरिया, असम का ऐसे बिहू भी पूछा जाता है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, बिहू कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का है। ओडिया कहाँ का लोक नृत्य है, ओडिशा का है। और यहाँ पर हम लोक नृत्य वाला ले आए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है। सवाल कह रहा है, जैसे में पहले भारत के शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं, पहले भारत के क्या देख लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं, उसके बाद प्रमुख नृत्य को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला देख लेते हैं, जैसे में भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आपको याद रखना है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का। और ये वाला जो है आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो मैं कहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, तो ज्यादा आपको याद होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको याद कीजिएगा। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, नाट्यम कहाँ, तमिलनाडु में। मोहिनी अट्टम कौन मोह लेता है, तो केरल के लोग मोह लेते हैं। ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, मोह कौन लेता है, केरल के लोग मोह लेते हैं, ठीक है, तो केरल। कथकली, कथकली कहाँ, क से कथकली, क से केरल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, क से कथकली, क से केरल। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। उसके बाद कथक, कथक उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी, अभी हम आपको समझाए कच्चा पूड़ी कौन खाता है, तो आंध्र लोग खाता है। मन्नीपुरी, मन्नीपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का लोक नृत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिशा का हो जाएगा। सतरिया भी आपका क्वेश्चन था जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, जो जो ब्लू टाइप से आपका लिखा हुआ दिख रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे में भरतनाट्यम वाला, सतरिया वाला, ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है वो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है। सतरिया असम, सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है, असम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ प्रमुख नृत्य को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है, जैसे में कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान का। कर्नाटक कहाँ का लोक नृत्य है, मतलब कर्नाटक का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का देखेंगे तो मटकी हो जाएगा। क्या नाच हो जाएगा, मटकी हो जाएगा। मटकी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। उसी प्रकार से गुजरात की बात करेंगे तो गरबा और डांडिया। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, गरबा और डांडिया। अगर आपको नहीं लौक रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपका हो गया मध्य प्रदेश का मटकी नाच हो गया, गुजरात का गरबा और डांडिया हो गया। आगे चलते हैं, राजस्थान का क्या हो जाएगा, घूमर और चक्री हो जाएगा। राजस्थान का पूछता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का आपको याद रखना है। रासलीला या नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। रासलीला या नौटंकी
उत्तर प्रदेश का ओडिसी या सावरी कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का। भांगड़ा और गिद्धा, गिद्धा आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। झूमर, झूमर कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का। सिक्किम का क्या हो जाएगा, सिक्किमारी। आपका पूछेगा सिक्किम का लोक नृत्य कौन, तो सिक्किमारी या खुकरी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गौर और गाड़ी। अब इसमें से हम इंपोर्टेंट आपको बता देते हैं कौन सा याद करना है जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले भरतनाट्यम याद रखिएगा, मतलब मैं कह रहा हूं तो इधर वाला आपको सब याद रखना है, ठीक है ना। ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद करते हैं तो 3 क्वेश्चन जानिए कि यहाँ से आपका क्या होगा, सही होगा। अगर सारा याद कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन एकदम 100% चांस है कि 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में 3 क्वेश्चन सही करना है, तो ये सभी को आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम सेट है, ठीक है ना। जैसे में पूछेगा भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। वह भी आप देखें सतरिया का आपका पूछ लिया। और इधर से भी पूछता है कभी कभी गरबा डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का। मतलब सभी को अगर आप याद करते हैं ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसे भागड़ा और गिद्धा भी पूछा गया है, रासलीला भी पूछा गया है, घूमर भी पूछा गया है, कथकली भी पूछा गया है, ओडिसी भी पूछा गया, सतरिया आप अभी देख लिए, कुचिपुड़ी भी पूछा गया। यानी यहाँ पर जो भी आपको दिया है सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे कहाँ किसका लोक नृत्य है, ठीक है। जैसे में हम आपसे पूछे घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एवं आने वाला सवाल है, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। पॉपुलर सवाल क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रखिएगा, यह जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था स्वर्ण शीर्ष समिति के सिफारिश पर। यह किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण शीर्ष समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है ना। एकदम पॉपुलर सवाल है, पूछेगा आपके एग्जाम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण शीर्ष समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन जब हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। आगे चलिए, उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में भारतीय संविधान से लगभग 4 प्रश्न आने का संभावना रहता है। ऐसे लगभग में 4 प्रश्न आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। सबसे पहले एक अनुच्छेद से पूछेगा, मतलब कौन सा अनुच्छेद किसके तहत आता है। जैसे में पूछेगा अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा आता है, अनुच्छेद 356 के तहत कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति का शासन आता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या आता है, राष्ट्रपति का शासन आता है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको याद रखना है, एकदम पॉपुलर सवाल है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं, तो यह जो चैनल है आपको डेली क्लास करवाता है, ठीक है ना। यह चैनल जो है आपको डेली क्लास करवाता है। 23 फरवरी तक हम आपको डेली क्लास करवाएंगे, तो इस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही हम कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। जितना हम बेस्ट हो सके हम उतना बेस्ट आपके लिए करते हैं। जो क्वेश्चन हमको लगे कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो हम वो क्वेश्चन को लाते हैं और आपको बताते हैं, और वास्तव में वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है ना। तो आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 फरवरी तक हम आपको डेली सुबह शाम एसएससी जीडी का रिवीजन क्लास देंगे, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपका रिजल्ट क्या होगा, बेहतर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको क्लास करवा रहे हैं उसको पूरा कीजिए, अच्छे से कीजिए, और इस बार रिजल्ट हम मतलब शुभकामनाएं हैं कि रिजल्ट इस बार आपका जरूर हो, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। मतलब सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक कहाँ पर है दुनिया में, ठीक है। दुनिया में पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक कौन सा हो जाएगा, तो बोरोबुद्दुर हो जाएगा। बोरोबुद्दुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। अगर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है भारत में बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ है, तो गया में हुआ है। गया में बौद्ध
बोध गया ऐसे नाम उसका है, ठीक है। बोध गया में सबसे ज्यादा भारत में इसका प्रचार किया गया है, ठीक है। अब बुद्ध धर्म मतलब बुद्ध से प्रश्न पूछेगा, भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछेगा तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में, ये आपको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म लुम्बिनी नेपाल में और मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने पहला उपदेश आपका अपना कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर इतना आप याद रखते हैं तो हो सकता है अगर भगवान बुद्ध साहब की एसएससी जीडी में एग्जाम पूछा जाए तो एक प्रश्न आपका यहाँ से सही होगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पॉपुलर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। दिलीप जो ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है, एकदम पॉपुलर सवाल है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर दे, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए आपकी एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल स्टार में जो पूछा जाने वाला सवाल है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने का भी संभावना है। तो फुटबॉल में आपका 11 खिलाड़ी होता है। कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में पूछेंगे तो कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। ये तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एच सी एफ बराबर आप याद रखिएगा 11। तो आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सबर कीजिए, ठीक है। एच का मतलब होता है हॉकी, तो हॉकी में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। सी का मतलब होता है क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब क्या होता है, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। आशा करते हैं यह आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग एक बार बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, या क्लास में कुछ सुधार करना चाहिए, या आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्या है दिक्कत क्या है, या क्लास अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका सवाल बता रहे थे, तो आपका हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में टोटल कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। अब आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एकदम पॉपुलर सवाल है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। एकदम पॉपुलर सवाल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। एक शायरी है कि ऐ वर्दी तेरी चाहत में हम इतने पागल हैं, ऐ वर्दी तेरी चाहत में हम इतने पागल हैं, तू एक बार मिल तो सही, तू मिल तो एक बार सही, तेरा कर्जा हम शहीद होकर चुकाएंगे, ठीक है ना। मतलब वर्दी पाना है, कैसे भी मेहनत कीजिए और इस बार वर्दी पाना है, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला नंबर इसका हो गया ना, ऋषभ देव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा है, 6 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। 6 नंबर आपका सवाल है बेकिंग सोडा, जो कि आपका जीएस से प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एकदम पॉपुलर सवाल है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा कहने का मतलब है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है, याद रखिएगा,
NaHCO3 होता है। NaHCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर यहीं पर पूछे एक धोवन सोडा होता है, एक आपका क्या होता है, धोवन सोडा होता है, इसका सूत्र पूछेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। दोनों याद रखिएगा, खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में बाहरी जल का सूत्र पूछ दिया जाता है, तो बाहरी जल का सूत्र होता है D2O। टेंशन लेने की बात नहीं है, साइंस से आपका एक ही प्रश्न पूछता है, एक दो ही प्रश्न आपका साइंस से पूछता है। तो D2O किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो बाहरी जल का सूत्र होता है। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में सबसे पहले हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अध्यक्षता किसने किया, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। आगे चलिए अगला नंबर जो सवाल है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और एक कहाँ से सवाल कर रहा है, एक फेस्टिवल से त्योहार है, फेस्टिवल यानी त्योहार से सवाल है। और त्योहार से भी एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, मैं कहूंगा जो प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा 9334517119 यहाँ पर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे में एसएससी जीडी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लाइक बच्चे जुड़े हुए हैं, और जो भी क्लास होता है वहां पर सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी पीडीएफ है सबसे पहले वहां पर डाला जाता है, जो भी वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको वहां पर बताया जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा है, मतलब जुड़ने के लिए, मतलब अगर आप नहीं जुड़ना भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सिर्फ इसलिए जुड़वाना चाहते हैं आपको कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 23 फरवरी तक, 23 फरवरी से पहले कुछ आपका तैयारी मजबूत हो जाए, क्योंकि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डाला जाता है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम यूट्यूब पर तो डायरेक्ट वीडियो डालते हैं, वहां पर आपका फोटो भी कभी कभी डाल देते हैं, ठीक है, कि ये वाला याद कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा। क्या लिखकर मैसेज कीजिएगा? एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर एक बार मैसेज कर देना है। मेरे तरफ से एक बार आपके पास लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका क्लास होगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक डालेंगे, जो भी पीडीएफ डालेंगे, आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, पांग लहाब सोल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? यानी फेस्टिवल से काफी इंपॉर्टेंट है। पांग लहाब सोल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा यह सिक्किम में मनाया जाता है। यह कहाँ में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। एक और पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। क्या पूछा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछे त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहते हैं, जो कि सीधे एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यह कहाँ में मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य आपका कहाँ उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अनुमूल से संबंधित है? ये वाला भी सवाल आपको हम कई बार रिपीट करवा दिए हैं। जो 9 नंबर सवाल है वो आपको हम कई बार रिपीट करवा दिए हैं, तो आप लोग इसको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ सर इसका ये राइट होगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से, कौन सा यहाँ पर संबंधित है? अनुच्छेद 17 आपका छुआछूत से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल है, द रेस हु इज ऑथर ऑफ द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह आपको पता होगा, इनके इनके ऊपर एक फिल्म भी बना हुआ है जिसमें मतलब वो दौड़ने में बहुत ही कमजोर रहता है, उसको पाना रहता है दौड़ने। तो आप लोग उतना जानते होंगे, ठीक है। मिल्खा सिंह बनना है तो मिल्खा सिंह जैसा बनिए ना, उदाहरण भी कभी कभी दिया जाता है, बनना है तो मिल्खा सिंह जैसा बनिए। और आज से भी आप लोग पढ़ाई मिल्खा सिंह के जैसे करना, इतने फास्ट करना है कि 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट एकदम हो जाए, ठीक है ना।
चलिए, तो मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ होगा, मैं आपको कहता हूँ, ठीक है? देखिए, जिनका अगर नौकरी लग गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो आप और हमें जैसे लोग रहते हैं, वो कहीं से आते नहीं है पैदा होकर, ठीक है ना? वो आप और हमें जैसे लोग रहते हैं, बस फ़र्क ये रहता है कि वो एक सही निश्चित मेहनत करते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं मान लीजिए कि आप डेली 1 घंटा आज पढ़ लिए, कल आधो घंटा नहीं पढ़े, फिर कभी-कभी मन पगलाया तो 3 घंटा पढ़ लें, तो वैसा नहीं, एक निश्चित समय पर पढ़िए। जैसे मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो डेली आप 1-1 घंटा पढ़िए, रिजल्ट बेहतर आपका होगा। 1-1 घंटा पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 16 घंटा, 18 घंटा, मेहनत करना आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है ना? आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौसा का युद्ध सबसे पहले तो 1539 ईस्वी में हुआ था, ये आप क्लियर कीजिए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। किसके-किसके बीच हुआ था? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो एक तो आपका हुमायूँ हो गया और एक पूछ रहा है कि एक और कौन था? हुमायूँ और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूँ और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे, चौसा का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? तो हुमायूँ और शेर शाह सूरी के बीच 1539 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है। दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर आपका सवाल है, लू किसका एक प्रकार का उदाहरण है? लू एक प्रकार से किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का है, या शीतलहर, या गर्म लवा, या वर्षा का है? बताइए, तो किसका उदाहरण है? तो गर्म हवा का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, जैसे में लॉर्ड कर्जन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं अगर रहता तो ज्यादा जानकारी आपको दे देते हम। जैसे में देखिए, जो लॉर्ड कर्जन था ना, वो बंगाल विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, आगे चलिए। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एसआई मात्रक क्या है? याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, 17 नंबर जैसे में यहाँ पर और भी है ना, चलिए सारों को करवा देते हैं। जैसे में दाब का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ 4 पास्कल। पास्कल किसका मतलब दाब किसका होता है? प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है ना? जूल किसका होता है? कोई बता सकता है जूल किसका हो? वाट किसका होता है? ये भी हमको क्लियर कीजिए, कर लीजिए। ठीक है ना? वाट किसका होता है? जूल किसका होता है? दोनों को कमेंट में दिखाना है। और एक आपका पूछा जाता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान को आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? मतलब किस संविधान संशोधन के तहत मतदान का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। पहले जो आयु था मतदान वोट देने का, जो न्यूनतम आयु था वह 21 वर्ष था। अगर 21 वर्ष के हैं तभी आप वोट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है? अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कब किया गया ये पूछ रहा है। तो ये आपका 61वां संशोधन में किया गया। ये आपका कब किया गया? 61वां संशोधन में किया गया है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कब किया गया है? 61वां संशोधन में किया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य
का उत्पत्ति किस राज्य से हुआ? ये आपको हम अभी ऊपर बता दें, कुचिपुड़ी। कच्चा पूड़ी कौन खाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। हालांकि तमिलनाडु को आपको बता दें भरतनाट्यम, केरल का मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, और कर्नाटक का भी आपको ऊपर हम बता ही दिए, तो सारे को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 20 नंबर सवाल क्या है? किस नदी को विच रिवर इज नाउ एज द गंगेज ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विच रिवर नाउ नाउज एज द गैंगेज ऑफ द साउथ, मतलब किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर गंगा नदी की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें इंडिया में, तो 2525 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई भारत में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो उत्पत्ति हुआ है, जहां से निकला, कहां से, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर जीके जीएस का 20 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग हिंदी के कम से कम 10-15 प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद मैथ का अगर टाइम होगा तो मैथ का भी देख लेंगे। ठीक है ना, हालांकि रीजनिंग आपको दिखा दें कि इस प्रकार का आता है। मैथ भी देख लीजिए, मैथ भी दिखा देंगे। जीके तो देख लीजिए कैसा आता है, हिंदी भी देख लीजिए। ठीक है, उद्धत शब्द का सही उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? उद्धत का सही उल्टा शब्द क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर विनीत होगा। क्या होगा? विनीत। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उद्धत का विनीत हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसकी जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द को चुना है। जिसकी आशा न किया गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो अप्रत्याशित बोलेंगे। कोई जिसका आशा नहीं है, जैसे में अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल क्या करा है? 3 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है उज्जवल। जहां पर दोनों ज आधा होगा, जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ज क्या है, यहाँ पर आधा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, उज्जवल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 4 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, पावक। पावक किसका हो जाएगा? तो पावक को हम लोग अग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि भी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हिंदी में ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका इस प्रकार से प्रश्न आता है। अगला नंबर सवाल है, आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? याद रखिएगा, आंख फेर लेना यानी बदल जाना। बदल जाना यानी प्रतिकूलित हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा है? 6 नंबर आपका सवाल क्या करा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी का तत्सम शब्द क्या है? हाथी का तत्सम शब्द क्या है? तो हाथी को हंसती बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथी का तत्सम क्या हो जाएगा? हंसती हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अंधेरे नगरी मुहावरे लुकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधेरे नगरी मुहावरे लुकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधेरे नगरी मुहावरे लुकोक्ति का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, अन्याय की जगह। जहां पर अंधेरे नगरी है, मतलब वहां अन्याय का जगह है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल है, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अस्थावर का उल्टा आप क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो अधिक बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है? खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा लुकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। यानी समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते। मान मान लीजिए, कुत्ता कुत्ता की भाषा को समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं, बताइए। तो वही बात है, खग जाने खग की भाषा। जैसे में मान लीजिए कि आप और हम बात करें, तो कुत्ता उस भाषा को समझ पाएगा नहीं ना। तो समान प्रवृत्ति वाले, जो समान प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वही एक दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन। जैसे में एक पढ़ने वाला बच्चा है, वहां
वहाँ पर बात कर रहा है एसएससी जीडी ये सब का बात कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर एक अनपढ़ बच्चा रहेगा तो समझ पाएगा? बताइए तो नहीं ना। तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर वीडियो आपका काफी लंबा हो चुका है, आप लोग इतना लंबा तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा आपको वीडियो दें जो कि सीधे एग्जाम में आए। तो अगला वीडियो में हम लोग मैथ को भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तक देखें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और एक बात आप सुनते जाइए कि इस बार जैसे भी हो बाबू, आपको मेहनत करते रहना है और रिजल्ट लेते रहना है, ठीक है ना। जिसमें हम आपको क्या बता दें, सुबह आपका एक 8 बजे क्लास होता है और रात में एक 8 बजे क्लास होता है। दोनों सुबह सुबह 8 शाम 8, मतलब दोनों में आपका एसएससी जीडी का क्लास होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग डेली क्लास को कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए। आशा करते हैं इस बार रिजल्ट आपका बेहतर होगा। बेहतर नहीं होगा तो इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि अगली बार जो एग्जाम आएगा उसमें हम लोग फोड़ कर रख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी से तैयारी कुछ रहेगा तो आपका जरूर कुछ ना कुछ संभावना कि हाँ रिजल्ट हो सकता है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पहले से पढ़े तो बहुत ही अच्छा बात है, आपका रिजल्ट हो सकता है, हो जाएगा, आशा करते हैं। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और सोचते हैं कि नहीं सर इतना दिन नहीं अब होगा, तो मेहनत तो कीजिए। मेहनत के आगे सब कुछ फीका है, ठीक है, आपको तो पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए एकदम, ठीक है ना। लाइक ठोकना है, ये सब बिना कहते हुए आप लोग ठोक दीजिए, ठीक है ना। और एक प्यारा सा हार्ट अपने गुरु जी के लिए, या गुरु जी नहीं तो अपने भैया जी के लिए एक रेड हार्ट कमेंट में आना चाहिए, मतलब लाल दिल एगो कमेंट में आप लोग डालिए। हम देखते हैं, देखना चाहते हैं कितने बच्चे हमसे प्यार करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी की बेस्ट शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बेहतर हो।